हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए आया हूँ धातुओं की उपस्थिति। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और मिश्र धातु क्या होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा धातु की उपस्थिति, यानी धातु कहाँ कहाँ पाई जाती है। धातु की उपस्थिति भूपर पलटी से होती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से या पहाड़ी चट्टानों के नीचे से, अवसादी चट्टानों के नीचे से ये जो पदार्थ हमारे धातु अधातु ये सब पाए जाते हैं। भूपर पलटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अधातु ऑक्सीजन है तथा धातु एल्यूमिनियम है। उसके बाद है धातु कितनी अवस्था में पाई जाती है। धातु दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं, एक होता है संयुक्त अवस्था, एक होता है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था कैसी, मतलब जिसके साथ कोई रिएक्शन ना होती हो, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, बिल्कुल आज़ाद रहना चाहते हो, वो मुक्त अवस्था होती है। संयुक्त अवस्था का जो किसी के साथ मिलके मिलती है, किसी के साथ संयोग करके या संयोग से मिलती है या अपने यौगिकों के रूप में मिलती है, वो क्या कहलाती है, संयुक्त अवस्था। तो देखते हैं, आइए। धातुओं की उपस्थिति। धातुओं का प्रमुख स्रोत भूपर पलटी है। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा धातु जो मतलब मिलती हैं वो भूपर पलटी से ही मिलती हैं। भूपर पलटी में अधातुओं में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है तथा धातु में एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भूपर पलटी में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो पाया जाता है अधातु, कौन सा, ऑक्सीजन, और धातु क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम। और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब प्रकृति भूप्रति में ही पाई जाती हैं। धातुएं प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहला है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था क्या, वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, किसी के साथ क्रिया करना नहीं चाहती हैं, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया, जैसे सिल्वर है, सोना है, प्लेटिनम है। ये ऐसे धातु हैं जो कम क्रियाशील धातु होते हैं। उसके बाद है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था वे धातुएं जो अपने यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं तथा अधिक क्रियाशील होती हैं, प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कौन सी धातुएं जो सबसे ज़्यादा क्रिया करती हैं, जैसे सोडियम है। सोडियम क्या करेगा, Cl के साथ बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है। कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ईटीसी, ये सब क्या हैं, संयुक्त अवस्था वाली धातुएं। कुछ धातुएं प्रकृति में संयुक्त में ही पाई जाती हैं और मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, लोहा आदि। ये कैसे धातु हैं, ये ऐसे धातु हैं जो प्रकृति में संयुक्त व मुक्त अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। खनिज। खनिज क्या होते हैं, वे तत्व जो भूपर पलटी से प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। ये अपने यौगिक के रूपों में पाए जाते हैं। जैसे खनिज, भूपर पलटी प्रकृति से प्राप्त होने वाली धातुओं को खनिज कहते हैं। ये धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं, खनिज कहलाती हैं। ठीक है। उसके बाद है अधात्री मैट्रिक्स या गैंग, बोलते हैं अधात्री मैट्रिक्स या गैंग। अधात्री मैट्रिक्स या गैंग वे होते हैं जो खनिजों के साथ अशुद्धियों के रूप में रहते हैं, जैसे कंकड़, पत्थर, बालू, रेता, ये सब क्या है, उस तत्व की अधात्री गैंग या मैट्रिक्स कहलाते हैं। देखिए, अधात्री या मैट्रिक्स खनिज में अधातुओं के साथ जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है अयस्क। वे खनिज जिनसे आसानी से और कम खर्च पर निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। खनिज से निष्कर्षण करने वाले धातु पदार्थों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्कों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, क्लोराइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। देखेंगे अयस्क, वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च व आसानी से किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। जैसे हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर क्या होता है, AgCl। उसके बाद है कॉर्नेलाइट आदि। इसके बाद सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अयस्कों को निम्न भागों में बांटा गया है।
जैसे पहला ऑक्साइड अयस्क, दूसरा कार्बोनेट अयस्क, तीसरा सल्फाइड अयस्क, चौथा है क्लोराइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क क्या होते हैं? जिनमें ऑक्साइड पाया जाता है। जिंकाइट, ये क्या है? ZnO जिंकाइट, क्या जिंक ऑक्साइड। ये हेमेटाइट Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ये क्या जाएगा? ये भी आयरन, ये क्या है? मैग्नेटाइट है। उसके बाद है कार्बोनेट अयस्क, ZnC, जिनमें कार्बोनेट पाया जाता है वो कार्बोनेट अयस्क होते हैं। जैसे ये है कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का क्या नाम होता है? कैलेमाइन। लेड कार्बोनेट का सीरोसाइट। कैल्शियम, इसमें कुछ गड़बड़ है। उसके बाद है सल्फाइड अयस्क, CuFeS2 कॉपर पायराइट, HgS सिनेबार, FeS2 आयरन पायराइट। उसके बाद है क्लोराइड अयस्क, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, क्या हो जाएगा? हॉर्न सिल्वर। कॉर्नेलाइट ऊपर भी बताया था, इसका सूत्र है KCl MgCl2 × 6H2। तो ये सब क्या है? ये अयस्क को बांटा गया है अलग अलग भागों में। तो इन अयस्कों को अलग अलग भागों में बांटा गया, तो इनका परिवर्तन, इनका जो निष्कर्षण या शोधन जो होता है वो अलग अलग विधि द्वारा ही किया जाता है। धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण क्या होता है? जब किसी धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करते हैं तो इस प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु का निष्कर्षण कहते हैं। उसके बाद है धातु क्रम। धातु क्रम क्या होता है? अयस्कों से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु क्रम कहते हैं। अयस्कों का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। देखो, पहले अयस्क खनिज से क्या प्राप्त होगा? अयस्क। फिर अयस्क का करेंगे सांद्रण, फिर ये अयस्क का सांद्रण 3 भागों में बढ़ जाता है। एक है अत्यधिक सक्रिय धातु। अत्यधिक सक्रिय धातु का मतलब है जो सबसे ज़्यादा क्रिया करते हैं, एकदम मतलब क्रिया एकदम से आसानी से कर लेते हैं, वो क्या? अत्यधिक सक्रिय धातु। जब इन धातुओं को गर्म किया, टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो ये गलित लवण बना लेते हैं। क्या होता है? गलित लवण। फिर इस गलित लवण का क्या कर लेते हैं? विद्युत अपघटन कर लेते हैं। विद्युत अपघटन करने के बाद फिर क्या हो जाता है? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है मध्यम रूप से सक्रिय धातु, यानी कि जो ना तो एकदम क्रिया करते हैं और ना ही आसानी से क्रिया करते हैं, वो कहते हैं मध्य रूप की सक्रिय धातु। ये 2 टाइप के होते हैं, पहला कार्बोनेट अयस्क, दूसरा सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क को क्या जाता है? निस्तापन। निस्तापन क्रिया क्या होती है मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद सल्फाइड अयस्क और वर्जन, इन दोनों को मिलाकर धातुओं का ऑक्साइड बन जाता है। धातु ऑक्साइड धातु प्राप्त कर लेते हैं, फिर धातु का शोधन करके धातु शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है कम सक्रिय धातु, यानी कि जो आसान, जो एकदम मतलब अभिक्रिया में कम क्रियाशील धातु होती है, क्या? सक्रिय धातु होते हैं। सल्फाइड अयस्क, इसके बाद कम सक्रिय सल्फाइड अयस्क में बना लेते हैं। सल्फाइड अयस्क के भर्जन करते हैं, भर्जन के बाद धातु होता है, फिर धातु का शोधन करके धातु को शुद्ध कर लेते हैं। कहने का मतलब है जो धातु का निष्कर्षण जो होता है वो इन्हीं चरणों से होता है। चाहे वो धातु किसी भी प्रकार, कोई सी भी धातु हो, तो धातु का निष्कर्षण या तो इस टाइप से होगा या इससे, किसी ने इन तीनों संक्रियाओं से ही होता है। धातु क्रम आपको पता चली गई। तत्वों के उनके अयस्कों से शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु क्रम कहलाती है। समझ में आया? जैसे मतलब ये पूरा सिस्टम है, ये सब क्या है? धातु क्रम है। ये जो पूरा सिस्टम है, अयस्क बना, अयस्क सांद्रणों का करा, अत्यधिक सक्रिय धातु हैं, मध्यम सक्रिय धातु हैं या कम सक्रिय धातु हैं, इनका गलित बना, लवण का विद्युत अपघटन करते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त होता है। इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं धातु क्रम। धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? धातु क्रम कहलाता है। अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या होता है? अयस्कों में से उसकी अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क के सांद्रण की निम्न विधियाँ होती हैं। जैसे पहली होती है भर्जन। भर्जन में क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से नीचे लेकिन उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो भर्जन क्रिया कहलाती है। उसके बाद है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से नीचे तथा उच्च ताप पर और वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, यह क्रिया निस्तापन क्रिया कहलाती है। देखेंगे अयस्क का सांद्रण।
अयस्क से अशुद्ध को पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। इसके निम्न विधियां हैं। पहला, भर्जन, वह प्रक्रम जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे तथा उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2ZnS, क्या, जिंक सल्फाइड, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ऐसी ये है, ऐसी ये है। तो भर्जन क्रिया द्वारा क्या क्या होता है? सल्फाइड खनिज की कुछ मात्रा ऑक्साइड में बदल जाती है। जो सल्फाइड अयस्क में मिलता है इसकी मात्रा ऑक्साइड में बदल जाती है। दूसरा है वाष्पशील अशुद्धियाँ निकल जाती है। उसमें पानी जो मतलब वाष्प वाला जो होता है, वाष्पशील मतलब जो वाष्प के रूप में जो इसमें अशुद्धियाँ होती हैं वो निकल जाती हैं। दूसरा है निस्तापन, वह प्रक्रम जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, निस्तापन कहलाता है। निस्तापन क्रिया द्वारा पदार्थ छिद्रित हो जाता है, वाष्पशील अशुद्धियाँ व नमी निकल जाती है, कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं। यही कौन सी क्रिया द्वारा होता है? निस्तापन क्रिया द्वारा। विद्युत अपघटनीय अपचयन। विद्युत अपघटनीय अपचयन क्या होता है? इस प्रक्रिया में धातु के लवणों, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड व क्लोराइड को गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कराने पर, विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ को जलीय विलयन लिया या गलित अवस्था में उसको किया और उस पर एनोड और कैथोड के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। तो अपघटन करने पर धातु कैथोड पर मुक्त हो जाती है। कैसी? धातु जो है वो कैथोड पर मुक्त हो जाती है। कैथोड पर मुक्त क्यों होती है? क्योंकि धातु होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनायन होता है पॉजिटिव, और कैथोड होता है ऋणायन। तो कैथोड ऋणायन होने के कारण धातु होता है धनायन। तो इसलिए जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं? कैथोड पर मुक्त हो जाते हैं। जैसे NaCl में देखा जाएगा तो Na जो है वो सोडियम जो है वो धातु है, वो कैसा है? प्लस का। क्लोरीन क्या है? धातु, वो गैस है। तो क्या होगा? जो कैथोड पर Na+ पर इलेक्ट्रॉन जो त्याग देगा तो Na बन जाएगा। एनोड पर क्लोरीन ग्रहण कर लेगी इलेक्ट्रॉन, से क्या बन जाएगा? ऋणायन बन जाएगा। तो ये दोनों क्रिया करने के बाद Na+Cl जब क्रिया करते हैं तो NaCl बन जाता है। NaCl बन जाता है जब हम आपस में क्रिया करते हैं Na+Cl-। ये दोनों प्लस माइनस के कारण ये NaCl बना देते हैं। Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये कैथोड पर मुक्त हो जाता है। कैथोड पर मुक्त क्यों होता है? कैथोड पर होता है ऋणायन का चार्ज। ठीक है। उसके बाद है धातुओं का परिष्करण, यानी कि अपचयन करने के बाद, ये वाली प्रक्रिया करने के बाद जो धातुओं में अशुद्धि रह जाती है उसको दूर करने के लिए धातु का परिष्करण किया जाता है। ये बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जैसे आसवन है, पोलिंग है, द्रवण है और खरपरीकरण है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। उसके बाद है धातुओं का संचारण। जब नमी व वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह पर एक परत जमने लगती है, वह धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस क्रिया को धातु का संचारण कहते हैं। मतलब कहने का यह है, यदि कोई धातु उस पर नमी में भी पड़ी है और हवा की मतलब क्या बाहर पड़ी हुई है, उस पर ऑक्सीजन या कोई भी हवा या वायु आती जाती रहती है, तो नमी के कारण और वायु की उपस्थिति के कारण उसमें धातु का ऑक्साइड होने लगता है, संचारण होने लगता है। यानी कि उससे जैसे लोहे पर जंग लगता है, वो क्या होता है? धीरे धीरे उस पर जंग लग जाता है, तो धीरे धीरे क्या करती है? धातु लोहे को खत्म करने लगती है। इसे क्या कहते हैं? धातुओं का संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना आदि। उसके बाद संचारण की रोकथाम। इसकी रोकथाम करने के लिए हम लोहे की धातुओं पर क्या करते? लोहे पर क्या करते हैं? पेंट करते हैं। चांदी को बिना हवा की डिब्बे में रखा जाता है, यानी कि निर्वात में रखा जाता है जहाँ हवा ना हो, और एनोडीकरण करके या मिश्र धातु का लेप करके भी संचारण को रोका जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो शेयर भी करना। थैंक यू।